नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम रिश्तों की एक काफी उलझी हुई पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे, खासकर जब बात कपल्स थेरेपी की आती है। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी विषय है। हमारे पास मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप पर आधारित एक एकेडमिक टेक्स्ट के कुछ अंश हैं और आज का हमारा मिशन है ये समझना कि जोड़ों के बीच के झगड़े वो सिर्फ ऊपरी बातें क्यों नहीं होती, कैसे ये उनके अचेतन मन, उनके अतीत और पुराने रिश्तों से गहराई से जुड़े हो सकते हैं। बिल्कुल, अक्सर जो सतह पर दिखता है वो असल कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होता है। देखिए, रिश्तों में, खासकर लंबे चलने वाले रिश्तों में उतार चढ़ाव और टकराव तो आते ही हैं, है ना? हाँ, ये तो स्वाभाविक है। कभी नई शुरुआत में, कभी बच्चे के आने पर, या किसी मुश्किल दौर में जैसे नौकरी जाना या किसी अपने का गुजर जाना। लेकिन क्या इसका मतलब हमेशा यही होता है कि रिश्ता अब खत्म होने वाला है? ये टकराव असल में रिश्ते को ज्यादा गहराई से समझने और शायद मजबूत करने का एक मौका भी हो सकता है। अच्छा, मौका? हाँ, विश्वास बहाल करने का और जो असली अंतरंगता होती है उसकी संभावनाओं को बढ़ाने का। थेरेपी इसमें मदद कर सकती है, एक तरह से एक निष्पक्ष जगह बनकर जहाँ इन मुद्दों पर आराम से बिना किसी डर के काम किया जा सके। वैसे कपल्स थेरेपी के भी कई तरीके होते हैं, है ना? स्रोत में कुछ का जिक्र है। हाँ बिल्कुल, कई अलग अलग अप्रोच है। जैसे कुछ मुख्य तरीकों को देखें तो एक है सिस्टम्स अप्रोच। सिस्टम्स अप्रोच, हाँ, ये मानता है कि दिक्कतें लोगों में नहीं बल्कि उनके बीच की जो बातचीत का पैटर्न है उसमें है। मतलब वो एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, क्या भूमिकाएं निभाते हैं, जैसे कोई मजबूत बनता है, कोई कमजोर। अच्छा। फिर एक क्लाइंट सेंटर्ड या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। इसमें जोर इस बात पर होता है कि लोग खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करें, एक दूसरे को ध्यान से सुनने और कहमंदी कौशल पे काम होता है इसमें। बिल्कुल। और एक है बिहेवियरल अप्रोच। ये सीधे सीधे व्यवहार बदलने पर फोकस करता है। जैसे अच्छे व्यवहार को कैसे बढ़ावा दें और जो समस्याएं आ रही हैं उन्हें मिलकर कैसे सुलझाएं, इसके तरीके सिखाना। तो ये तीनों तरीके, सिस्टम्स, क्लाइंट सेंटर्ड, बिहेवियरल, ये ज्यादातर वर्तमान पर और जो दिख रहा है उस व्यवहार पर केंद्रित लगते हैं। हाँ, काफी हद तक ये बातचीत और व्यवहार के पैटर्न को सुधारने पर जोर देते हैं। लेकिन आज जिस पर हम ध्यान देंगे वो है साइकोडायनामिक अप्रोच। साइकोडायनामिक अप्रोच, ये तो काफी पुराना नाम सुना। हाँ, ये सबसे पुराने तरीकों में से एक है और ये मानता है कि आज की जो समस्याएं हैं वो अक्सर हर साथी के अपने अतीत के अनसुलझे संघर्षों और जरूरतों से जुड़ी होती हैं। मतलब ये जड़ों तक जाने की कोशिश करता है। बिल्कुल, ये ऊपरी सतह से नीचे देखता है। और इसी साइकोडायनामिक अप्रोच का एक खास पहलू है ऑब्जेक्ट रिलेशंस, जिस पर आज हम गहराई से बात करेंगे। तो इसकी बुनियाद क्या है? ये साइकोडायनामिक अप्रोच काम कैसे करता है? देखिए, इसकी जड़ें तो सिगमंड फ्रॉइड के काम तक जाती हैं। मूल विचार ये है कि हमारे अचेतन मन में, मतलब वो हिस्सा जिसके बारे में हम जागरूक नहीं होते, उसमें जो कुछ दबा है, भावनाएं, बचपन के अनुभव, खासकर हमारे शुरुआती रिश्ते जैसे माता पिता के साथ, वो सब हमारे आज के व्यवहार और रिश्तों पर अनजाने में असर डालता है। थेरेपी का मकसद है आत्म जागरूकता बढ़ाना। मतलब ये समझना कि अतीत कैसे आज भी हमें चला रहा है। हाँ बिल्कुल, ये समझना कि अतीत कैसे वर्तमान को प्रभावित कर रहा है। और ऑब्जेक्ट रिलेशंस अप्रोच ये से जोड़ों पर कैसे लागू करता है? ये क्या अलग है? ऑब्जेक्ट रिलेशंस अप्रोच इसी साइकोडायनामिक सोच का एक, कह सकते हैं, विस्तार है। ये खास तौर पर इस बात पर ध्यान देता है कि हमारे शुरुआती रिश्ते कैसे हमारे अंदरूनी मानसिक दुनिया को बनाते हैं और फिर हम कैसे उन अंदरूनी पैटर्न्स को अपने आज के रिश्तों में, खासकर अपने साथी के साथ दोहराते हैं। अच्छा। ये अतीत को वर्तमान से, चेतन को अचेतन से और हमारे अंदरूनी मन, इंट्रासाइकिक को हमारे आपसी रिश्तों, इंटरपर्सनल से जोड़ता है। ये जोड़ों को ये देखने में मदद करता है कि कैसे उनके अपने पुराने अनुभव, उनके अपने अंदर के डर या इच्छाएं आज उनके रिश्ते की संभावनाओं को सीमित कर रहे हैं। तो मतलब ये सिर्फ ये नहीं देखता कि तुमने क्या कहा, मैंने क्या कहा, नहीं, बल्कि ये पूछता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे अंदर ऐसा क्या चल रहा है। बिल्कुल सही। और कैसे अनजाने में चलने वाली मानसिक प्रक्रियाएं झगड़ों और निराशा को बार बार बढ़ा सकती हैं। ये दोषारोपण से हटकर जिम्मेदारी लेने पर जोर देता है। किस तरह की जिम्मेदारी? ये समझने की जिम्मेदारी कि हमारी अपनी धारणाएं, हमारे अपने डर, हमारी अपनी अधूरी इच्छाएं, ये सब रिश्ते को कैसे शेप दे रही हैं। हम अनजाने में क्या भूमिका निभा रहे हैं इस पूरे नाटक में। ये काफी गहरा है। स्रोत में एक शब्द है जो बार बार आता है, प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन।
ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। हाँ, है थोड़ा, पर ये ऑब्जेक्ट रिलेशंस थियरी का एक बहुत ही केंद्रीय विचार है। इसको सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। हाँ प्लीज। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपना कोई हिस्सा, खासकर कोई ऐसा हिस्सा जिसे आप पसंद नहीं करते, जैसे शायद बहुत ज्यादा गुस्सा या शायद कोई डर, उसे आप किसी और पर डाल रहे हैं? मतलब आपको लगता है कि वो दूसरा व्यक्ति वैसा महसूस कर रहा है या वैसा है, जबकि शायद वो भावना आपकी अपनी है। शायद कभी कभी होता है ऐसा, जब हम किसी और की आलोचना कर रहे होते हैं, पर शायद वो कमी हम में भी होती है। हाँ, कुछ वैसा ही, पर ये उससे भी ज्यादा गहरा है। प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन में सिर्फ डालना नहीं है, बल्कि एक तरह का दबाव भी होता है दूसरे पर कि वो वैसा ही व्यवहार करे जैसा हमने प्रोजेक्ट किया है। मिलानी क्लाइन ने इसे समझाया था। ये एक जटिल प्रक्रिया है जहां हम अपने व्यक्तित्व के कुछ हिस्सों को, अक्सर जिन्हें हम स्वीकार नहीं करना चाहते, जैसे गुस्सा, ईर्ष्या, कमजोरी, अलग करके दूसरे व्यक्ति में प्रोजेक्ट कर देते हैं, यानी डाल देते हैं। ठीक है। और फिर हम उस व्यक्ति के साथ उसी प्रोजेक्ट किए गए हिस्से के जरिए जुड़ते हैं या उससे पहचान बनाते हैं। अनजाने में हम उसे वैसा देखने लगते हैं और कई बार वो व्यक्ति वैसा महसूस या व्यवहार करने भी लगता है। ये तो काफी अजीब है। ऐसा क्यों करते हैं हम? ये शुरू में चिंता या किसी असहनीय भावना से बचने का एक तरीका हो सकता है। अगर मुझे अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रहा तो मैं उसे आप में देखूं और आपसे नाराज हो जाऊं, तो मुझे अपने गुस्से से निपटना नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। लेकिन इससे होता क्या है कि दूसरे व्यक्ति की जो असली छवि है वो बिगड़ जाती है। हम उसे वैसा नहीं देख पाते जैसा वो है, बल्कि वैसा देखते हैं जैसा हमने उसे बना दिया है। तो ये सिर्फ नकारात्मक चीजों के बारे में है, गुस्सा, डर वगैरह? हमेशा नहीं। जैसा आपने कहा, कभी कभी हम अच्छी चीजें भी प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे फ्राइड ने उदाहरण दिया था कि जब कोई किसी के प्यार में पागल होता है तो वो अक्सर अपनी इच्छाओं, अपने आदर्शों को उस व्यक्ति पर डाल देता है, उसे परफेक्ट देखने लगता है। वो भी एक तरह का प्रोजेक्शन है। पर जोड़ों के झगड़ों में शायद रक्षात्मक वाला ज्यादा होता होगा। हाँ, अक्सर वही ज्यादा मुश्किल पैदा करता है। वैसे इसका एक सहानुभूतिपूर्ण रूप भी है। वो क्या? जहाँ हम दूसरों को समझने के लिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम उनकी प्रतिक्रियाओं के हिसाब से अपनी धारणा को बदलने को भी तैयार रहते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि हमारी समझ अधूरी हो सकती है। ये ज्यादा स्वस्थ तरीका है। लेकिन रक्षात्मक वाले में हम अड़े रहते हैं कि हम सही हैं और दूसरा वैसा ही है जैसा हम देख रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जोड़ों के बीच काम कैसे करता है? स्रोत में वो अनीता और विक्रम का उदाहरण था, है ना? हाँ, वो काफी दिलचस्प था। हाँ, वो बहुत अच्छा उदाहरण है ये समझने के लिए कि ये प्रक्रिया रिश्तों में कैसे चलती है। देखिए, सतही तौर पर देखें तो अनीता और विक्रम पैसों और घर के कामों को लेकर झगड़ रहे थे। हाँ, जो बहुत आम झगड़े लगते हैं, मतलब ये तो हर दूसरे घर में होता होगा। बिल्कुल। अनीता कह रही थी कि विक्रम पर्याप्त नहीं कमाता, उसे ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए। विक्रम कह रहा था कि अनीता घर और बच्चों पर ध्यान नहीं देती, हर वक्त अपने काम में लगी रहती है। ये उनके पुराने बार बार होने वाले मुद्दे थे। लेकिन थेरेपिस्ट ने ये नोट किया कि ये वाला खास झगड़ा ठीक तब शुरू हुआ जब पिछले वीकेंड वो काफी समय बाद एक दूसरे के काफी करीब आए थे। शारीरिक रूप से थोड़ी नरमी आई थी रिश्ते में। अच्छा, करीब आने के बाद झगड़ा? ये तो उल्टी बात हुई। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, पर थेरेपिस्ट ने जब और बात की तो पता चला कि उस नजदीकी ने, जो काफी समय बाद हुई थी, दोनों में अनजाने में चिंता पैदा कर दी थी। नजदीकी से चिंता? क्यों? उनके अपने अपने इतिहास की वजह से। अनीता को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे लगा कि इस नजदीकी से विक्रम सोचेगा कि सब ठीक हो गया है और वो फिर से विक्रम पर निर्भर हो जाएगी। उसे अपनी मुश्किल से बनाई भी आत्मनिर्भरता, सर्वाइवल मोड खोने का डर था। और विक्रम ने भी माना कि हाँ, नजदीकी से उसे भी चिंता हुई थी। ये चिंता उसके अपने अतीत से जुड़ी थी, उसके माता पिता की मृत्यु और किसी पर निर्भर होने का उसका अपना गहरा डर। बाप रे, तो मतलब जो झगड़ा पैसे और काम को लेकर दिख रहा था, हाँ, वो असल में उस नजदीकी और निर्भरता से जुड़ी हुई उनकी साझा चिंता से बचने का एक तरीका था। सही पकड़ा, बिल्कुल। अनजाने में उन्होंने भूमिकाएं बांट ली। विक्रम जैसे सेक्स और नजदीकी की इच्छा का प्रतीक बन गया और अनीता उस नजदीकी से जुड़े डर का। उनका जो आपसी झगड़ा था, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, वो असल में उनके अपने अंदरूनी संघर्षों, इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट को छिपा रहा था, उनसे ध्यान बटा रहा था।
कमाल है। स्रोत इसे कहता है टकराव एक सुरक्षित ठिकाने के रूप में, कॉन्फ्लिक्ट एज अ सेफ हेवन। मतलब झगड़ना उस चिंताजनक नजदीकी और निर्भरता की भावना से ज्यादा सुरक्षित महसूस हो रहा था उन दोनों को। ये तो बिल्कुल अलग नजरिए से देखने वाली बात है। मतलब झगड़े की जड़ कुछ और ही थी, और वो भी दोनों के अंदर। बिल्कुल, यही ऑब्जेक्ट रिलेशंस थेरेपिस्ट काम करता है। वो सतह के नीचे देखता है, इन अचेतन ट्रिगर्स को, इन अंदरूनी कहानियों को समझने की कोशिश करता है। और इसमें एक और चीज होती है जिसका जिक्र जरूरी है, मिलीभगत। मिलीभगत, ये शब्द तो थोड़ा नकारात्मक लगता है। मतलब वे जानबूझकर ऐसा कर रहे थे, साजिश? नहीं, जानबूझकर बिल्कुल नहीं। ये भी अनजाने में होता है। मिली भगत का मतलब है कि साथी अक्सर एक दूसरे के इन रक्षात्मक तरीकों का, इन प्रोजेक्शंस का अनजाने में समर्थन करते हैं। वे एक दूसरे को उन भूमिकाओं में बनाए रखने में मदद करते हैं। कैसे? अनीता और विक्रम के मामले में कैसे हुआ ये? जैसे अनीता और विक्रम दोनों को नजदीकी से डर भी था और शायद चाहत भी थी, एम्बिवेलेंस। तो उन्होंने इस मिलीजुली भावना को आपस में बांट लिया। विक्रम इच्छा का प्रतिनिधि बन गया, अनीता डर का। अच्छा। विक्रम के व्यवहार जैसे नजदीकी चाहना ने अनीता के डर को सही ठहराया, और अनीता के डर जैसे दूर हटना, गुस्सा करना ने शायद विक्रम के रिजेक्ट होने के डर को बढ़ाया। इस तरह वे दोनों अपनी अंदरूनी चिंता को बाहरी झगड़े में बदलकर उससे निपट रहे थे और एक दूसरे की इस भूमिका को बनाए रखने में अनजाने में मदद कर रहे थे। ये एक तरह का अनकहा समझौता था। ये सब तो काफी जटिल है और काफी हद तक अनजाने में होता है। हाँ, ज्यादातर अनजाने में ही होता है। इसीलिए थेरेपी की जरूरत पड़ती है इसे समझने के लिए। शुरुआत में एक और शब्द था, ट्रांसफरेंस। क्या ये भी प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन से जुड़ा है? हाँ, बिल्कुल जुड़ा है। ट्रांसफरेंस असल में प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन का ही एक खास रूप है। खास रूप कैसे? ये खास तौर पर थेरेपी के माहौल में उभरता है। इसमें व्यक्ति अपने अतीत के महत्वपूर्ण रिश्तों जैसे माता पिता, भाई बहन या कोई और महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनसे जुड़ी भावनाओं, अपेक्षाओं और व्यवहार के पैटर्न को अनजाने में थेरेपिस्ट पर डालता है। अच्छा, तो जैसे कोई थेरेपिस्ट में अपने पिता या माँ को देखने लगे या उनके जैसा व्यवहार करने लगे थेरेपिस्ट के साथ। बिल्कुल, या शायद थेरेपिस्ट से उसी तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद करने लगे जो उसे बचपन में मिलती थी। ये सिर्फ बुरी भावनाएं या पैटर्न नहीं होते। कभी कभी लोग थेरेपिस्ट में वो स्नेह या स्वीकृति ढूंढते हैं जो उन्हें शायद कभी नहीं मिली। ये अतीत को वर्तमान में थेरेपिस्ट के साथ फिर से जीने जैसा है। ये रक्षात्मक भी हो सकता है, पुरानी चोटों से बचने की कोशिश और कुछ खोई हुई चीज को पाने की कोशिश, रिस्टोरेटिव भी। लेकिन कपल्स थेरेपी में तो 3 लोग होते हैं, 2 साथी और थेरेपिस्ट। वहाँ यह ट्रांसपेरेंस कैसे काम करता है? क्या ये और भी जटिल हो जाता है? हाँ, वहाँ स्थिति और भी पेचीदा हो जाती है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक व्यक्ति और थेरेपिस्ट के बीच की बात नहीं है। स्रोत 3 मुख्य तरह के ट्रांसफरेंस पैटर्न बताता है जो कपल थेरेपी में दिख सकते हैं। अच्छा, कौन कौन से? पहला तो है व्यक्तिगत ट्रांसफरेंस। मतलब हर साथी का थेरेपिस्ट के प्रति अपना अलग ट्रांसफरेंस होता है जो उसके अपने अतीत, उसकी अपनी अंदरूनी दुनिया पर आधारित होता है। जैसे एक साथी थेरेपिस्ट को बहुत मददगार और समझदार दिख सकता है, जबकि दूसरा साथी उसी थेरेपिस्ट को शायद दूर या आलोचक महसूस करे। ठीक है, ये तो समझ आता है। दूसरा जो बहुत आम है वो है त्रिकोणीय ट्रांसफरेंस। त्रिकोणीय मतलब त्रिभुज जैसा कुछ? हाँ, यहाँ हर साथी अनजाने में थेरेपिस्ट का पसंदीदा बनना चाहता है या चाहता है कि थेरेपिस्ट उसका पक्ष ले, अक्सर दूसरे साथी की कीमत पर। ओह, जैसे भाई बहन माँ बाप का ध्यान या पक्ष खींचने के लिए करते हैं। बिल्कुल वैसा ही। ये बचपन की भाई बहन वाली प्रतिस्पर्धा, सिबलिंग राइवलरी जैसा हो सकता है। कई जोड़े तो इसी उम्मीद से थेरेपी में आते हैं कि थेरेपिस्ट जज बनेगा, उनका पक्ष लेगा और दूसरे को सुधारेगा। हाँ, ये तो मैंने सुना है। तीसरा है समूह ट्रांसफरेंस। ये पूरे समूह के अनुभव से जुड़ा है, यानी दोनों साथी और थेरेपिस्ट, ये तीनों मिलकर एक समूह है। समूह का ट्रांसफरेंस वो कैसे? जैसे हो सकता है जोड़े में ये साझा अनकही कल्पना या डर हो कि थेरेपी ही उनके रिश्ते के लिए खतरा है, या शायद उन्हें लगे कि थेरेपिस्ट उन दोनों के खिलाफ है। खासकर अगर उनके रिश्ते में खुलकर बात करना या अपनी भावनाएं दिखाना हमेशा खतरनाक रहा हो, तो उन्हें लग सकता है कि थेरेपी रूम में भी ऐसा करना सुरक्षित नहीं है। ये पूरे समूह का एक साझा एहसास बन जाता है। बाप रे, मतलब
थेरेपिस्ट को सिर्फ दो लोगों को नहीं समझना, बल्कि उनके बीच के रिश्ते को, और फिर उन दोनों के अपने अपने अतीत को, और फिर उन सबका थेरेपिस्ट के साथ जो रिश्ता बन रहा है उसे भी समझना है। हाँ, ये बहुत परतदार काम है। इतने सारे अदृश्य धागे, प्रोजेक्शन, ट्रांसफरेंस, मिलीभगत, त्रिकोणीय प्रतिस्पर्धा, थेरेपिस्ट इन सब के बीच संतुलन कैसे बनाता है? उसे निष्पक्ष कैसे रहना होता है? ये तो बहुत मुश्किल लगता होगा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये आसान नहीं है। थेरेपिस्ट के लिए निष्पक्षता, इवन हैंडेडनेस और तटस्थता, न्यूट्रलिटी बनाए रखना बहुत जरूरी है। पर ये सिर्फ दोनों को बराबर समय देने या किसी का पक्ष ना लेने की बात नहीं है। तो फिर क्या है? गहराई में जाके ये समझना होता है कि दोनों साथियों की अंदरूनी दुनिया, उनका अतीत, डर, इच्छाएं, उनके अपने ऑब्जेक्ट रिलेशंस कैसे उनके वर्तमान रिश्ते को और थेरेपी सत्र में उनकी बातचीत को प्रभावित कर रही हैं। थेरेपिस्ट का काम उस दोषारोपण के चक्र को तोड़ना है, जहां हर कोई दूसरे को दोषी ठहरा रहा होता है। लेकिन थेरेपिस्ट भी तो इंसान है। जैसा मैंने पहले पूछा, क्या उसे अपनी भावनाएं नहीं आती? किसी एक के प्रति ज्यादा झुकाव या किसी से झुंझलाहट? बिल्कुल आती हैं, और ऑब्जेक्ट रिलेशंस अप्रोच में ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। थेरेपिस्ट की अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को काउंटर ट्रांसफरेंस कहते हैं। काउंटर ट्रांसफरेंस मतलब थेरेपिस्ट का ट्रांसफरेंस? एक तरह से हाँ। ये वो भावनाएं हैं जो जोड़े या किसी एक साथी के व्यवहार या उनकी कहानी के प्रति थेरेपिस्ट के अंदर पैदा होती हैं। जैसे हो सकता है थेरेपिस्ट किसी एक साथी की पीड़ा से बहुत ज्यादा जुड़ जाए, या दूसरे साथी की चुप्पी से असहाय महसूस करे, या शायद किसी एक के प्रति झुंझलाहट या गुस्सा महसूस करे। तो थेरेपिस्ट को इन भावनाओं को दबाना होता है या छुपाना होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दबाना या नजरअंदाज करना तो नुकसानदायक हो सकता है। ऑब्जेक्ट रिलेशंस दृष्टिकोण में थेरेपिस्ट इन काउंटर ट्रांसफरेंस भावनाओं को एक बहुत महत्वपूर्ण सुराग की तरह इस्तेमाल करता है। सुराग? किस चीज का? ये भावनाएं अक्सर इस बात का सुराग देती हैं कि समूह में, यानी जोड़े और थेरेपिस्ट के बीच अचेतन स्तर पर क्या चल रहा है। वो कौन सी अनकही भावनाएं, डर या कल्पनाएं हैं जो हवा में तैर रही हैं। इन भावनाओं को समझकर थेरेपिस्ट जोड़े के व्यवहार, उनके ट्रांसफरेंस पैटर्न और उनके बीच की अचेतन मिली भगत की बेहतर व्याख्या कर सकता है। क्या इसका भी कोई उदाहरण है स्रोत में? वो त्रिवेदी और तुलसी वाला मांगो? हाँ, वो काउंटर ट्रांसफरेंस को समझने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। एक सत्र में त्रिवेदी अपनी माँ की मृत्यु के दुख पर बात कर रहे थे और थेरेपिस्ट उनसे सहानुभूतिपूर्वक बात कर रहे थे। इस दौरान तुलसी, उनकी पत्नी, चुप थी, थोड़ी नाराज सी लग रही थी और कहीं और देख रही थी। थेरेपिस्ट ने महसूस किया कि दोनों उसके ध्यान के लिए होड़ कर रहे थे, वो त्रिकोणी ट्रांसफरेंस वाली स्थिति। हाँ, याद आया। और थेरेपिस्ट को कैसा महसूस हुआ? थेरेपिस्ट को तुलसी की चुप्पी और उसकी बेरुखी पर झुंझलाहट काउंटर ट्रांसफरेंस महसूस हुई। अच्छा। उसे लगा कि तुलसी जानबूझकर बातचीत में बाधा डाल रही है, त्रिवेदी को दुख व्यक्त नहीं करने दे रही। अच्छा। तो उसने क्या किया? तुलसी को टोका नहीं। अपनी इस झुंझलाहट पर गुस्सा होने या उसे दबाने के बजाय थेरेपिस्ट ने सोचा कि ये भावना उसे क्या बता रही है, ये झुंझलाहट क्यों पैदा हो रही है। और क्या पता चला? थेरेपिस्ट ने इस भावना का इस्तेमाल करके एक व्याख्या की। उसने सत्र में कहा, शायद सीधे तुलसी को नहीं बल्कि समूह को संबोधित करते हुए, कि शायद उनके रिश्ते में एक अचेतन धारणा, एक अनकही मान्यता काम कर रही है। कैसी मान्यता? कि भावनात्मक संसाधन जैसे ध्यान, देखभाल, सहानुभूति बहुत सीमित हैं। जैसे कोई केक हो जिसके सिर्फ थोड़े से टुकड़े हो, और अगर एक साथी को वो मिलते हैं तो दूसरे को नहीं मिलेंगे, इसलिए दूसरा साथी खाली हाथ, वंचित और शायद ईर्ष्यालु महसूस करता है। वो तो थेरेपिस्ट की झुंझलाहट असल में तुलसी के अंदर चल रही ईर्ष्या या वंचित महसूस करने की भावना का प्रतिबिंब थी। हाँ, या कम से कम उस सिस्टम में चल रही इस सीमित संसाधन वाली गतिकी का प्रतिबिंब थी। ये व्याख्या उनके रिश्ते के पैटर्न, जहां वे अक्सर भावनात्मक रूप से एक दूसरे से कट जाते थे, और उनके व्यक्तिगत इतिहास, जैसे त्रिवेदी की माँ का आलोचनात्मक होना, शायद जिससे उन्हें हमेशा लगता था कि प्यार और ध्यान सीमित है। तो काउंटर ट्रांसफरेंस को समझकर थेरेपिस्ट ने एक गहरे मुद्दे को उजागर कर दिया। बिल्कुल। यहाँ थेरेपिस्ट ने अभी और यहीं, हियर एंड नाउ में ट्रांसफरेंस और काउंटर ट्रांसफरेंस पर काम करके उनके रिश्ते की एक मुख्य समस्या को सामने लाया।
ये सिर्फ त्रिवेदी के दुख या तुलसी की चुप्पी के बारे में नहीं था, बल्कि उनके रिश्ते के मूल ढांचे के बारे में था। ये समझने के बाद अब ये जानना चाहूंगा कि इस तरह की थेरेपी चलती कैसे है, मतलब इसका व्यावहारिक ढांचा क्या है और आखिर में लक्ष्य क्या होता है। हाँ, तो सत्र आमतौर पर हफ्ते में 1 या कभी-कभी ज्यादा बार होते हैं, एक तय समय पर। थेरेपी कितनी लंबी चलेगी ये पहले से निश्चित नहीं होता। ये जोड़े की जरूरतों और मुद्दों की गहराई पर निर्भर करता है। और दोनों का आना जरूरी है? हाँ, ऑब्जेक्ट रिलेशंस कपल्स थेरेपी के लिए जरूरी है कि दोनों साथी नियमित रूप से सत्र में उपस्थित हों। कभी-कभी ऐसा होता है कि साथी अलग-अलग व्यक्तिगत थेरेपी भी ले रहे होते हैं। क्या वो ठीक है, मतलब कपल्स थेरेपी के साथ साथ? हाँ, वो ठीक हो सकता है और कभी-कभी तो बहुत मददगार भी होता है। सिनर्जिस्टिक। हाँ, दोनों थेरेपी मिलकर काम कर सकती हैं, पर यह सलाह दी जाती है कि कपल्स थेरेपिस्ट ही व्यक्तिगत थेरेपी न दे। क्यों? ताकि निष्पक्षता बनी रहे और वो त्रिकोणीय वाली स्थिति यानी थेरेपिस्ट का पक्ष लेने वाली भावना और न बढ़े। अलग-अलग थेरेपिस्ट होने से ये सीमाएं बनी रहती हैं। समझ गया। और सत्र के दौरान थेरेपिस्ट की भूमिका क्या रहती है? वो ज्यादा बात करता है या सुनता है? थेरेपिस्ट मुख्य रूप से एक ध्यान से सुनने वाला, देखने वाला, सक्रिय रूप से समझने वाला और व्याख्या करने वाला होता है। वो सवालों के जरिए या अपनी समझ को सामने रखकर जोड़ों के बीच चल रही अचेतन गतिकी को सतह पर लाने में मदद करता है। वो साथियों को आपस में सीधे बात करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है, बजाय इसके कि वे सिर्फ थेरेपिस्ट से अपनी शिकायतें करें। लक्ष्य ये होता है कि वे एक दूसरे के साथ उन गहरी चीजों पर बात करना सीखें। और अंतिम लक्ष्य क्या सिर्फ झगड़े बंद करवाना है या कुछ और? नहीं, झगड़े बंद होना तो एक परिणाम हो सकता है, लेकिन मुख्य लक्ष्य उससे कहीं ज्यादा गहरा है। प्राथमिक लक्ष्य है हर साथी को अपने उन हिस्सों को फिर से अपनाने या री-इंटरनलाइज और एकीकृत करने में मदद करना जिन्हें उन्होंने अस्वीकार करके अपने साथी पर या रिश्ते पर प्रोजेक्ट कर दिया था। मतलब जो डर या गुस्सा वो दूसरे में देख रहे थे उसे अपने अंदर पहचानना और स्वीकार करना। हाँ, जब व्यक्ति अपने अंदर के दर्द, डर, गुस्से या शायद किसी जरूरत को स्वीकारना और समझना शुरू करता है, तो दूसरे पर दोष लगाने की जरूरत अपने आप कम हो जाती है। वो ये देख पाता है कि सामने वाले का व्यवहार सिर्फ उसका अपना नहीं है, बल्कि वो मेरे अंदर की किसी चीज को भी छू रहा है। तो जब ये होता है, जब लोग अपने प्रोजेक्ट किए हुए हिस्सों को वापस लेते हैं, तब क्या बदलता है रिश्ते में? गुस्सा कम होता है, सहानुभूति, करुणा और एक दूसरे के लिए सम्मान बढ़ता है। वे एक दूसरे को सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने वाले ऑब्जेक्ट की तरह नहीं, बल्कि एक अलग पूरे इंसान की तरह देख पाते हैं, जिसके अपने अनुभव और अपनी भावनाएं हैं। तो थेरेपिस्ट सतही झगड़ों को सुलझाने के बजाय उन गहरी जड़ों को ढूंढता है जो इन झगड़ों को पैदा करती हैं और बनाए रखती हैं। बिल्कुल। खास ध्यान इस बात पर होता है कि कैसे उनके बचपन के रिश्तों की दुनिया, उनके पहले ऑब्जेक्ट रिलेशंस आज उनके रिश्ते में अनजाने में फिर से जिंदा हो रही हैं और मुश्किलें पैदा कर रही हैं। लक्ष्य उस पैटर्न को समझना और बदलना है। तो संक्षेप में कहें तो ये साइकोडायनामिक ऑब्जेक्ट रिलेशंस कपल थेरेपी ये झगड़ों को सिर्फ आज की घटना नहीं मानती, नहीं, बल्कि उन्हें हमारे अतीत, हमारे अचेतन मन और हम कैसे अनजाने में अपनी अंदरूनी दुनिया को अपने साथी पर डालते हैं, यानी प्रोजेक्शन, उसके लेंस से देखती है। एकदम सही कहा आपने। ये दिखाती है कि कैसे हमारे आपसी टकराव अक्सर हमारे गहरे अंदरूनी संघर्षों की ही परछाई होते हैं। प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन और ट्रांसफरेंस जैसे विचार हमें ये जटिल प्रक्रिया समझने में मदद करते हैं। और लक्ष्य सिर्फ शांति स्थापित करना या झगड़ा बंद करना नहीं है, बल्कि हर साथी के अंदर दर्द और चिंता के असली स्रोतों को उजागर करना है, ताकि रिश्ते में ज्यादा समझ, ज्यादा सहानुभूति और एक सच्चा गहरा जुड़ाव पैदा हो सके। आज की बातचीत वाकई आंखें खोलने वाली थी। बहुत कुछ सोचने को मिला और इसने मुझे खास तौर पर सोचने पर मजबूर कर दिया। स्रोत में वो मिली भगत कोलूजन का जिक्र था ना, हाँ, कि कैसे साथी अनजाने में एक दूसरे की रक्षात्मक भूमिकाओं का समर्थन करते हैं। तो मैं सोच रहा था कि हम अपने करीबी रिश्तों में, चाहे वो रोमांटिक हों या परिवार के सदस्य हों या दोस्त हों, ऐसी कोई भूमिका या पैटर्न पहचान सकते हैं जिसे हम अनजाने में निभा रहे हों। ये बहुत अच्छा सवाल है। शायद अपने साथी या दोस्त के किसी अनकहे डर या इच्छा या संघर्ष को संतुलित करने के लिए, या शायद उनकी किसी प्रोजेक्ट की हुई चीज को हम अनजाने में जी रहे हों। ये सोचने वाली बात है कि सतह के नीचे कितना कुछ चल रहा होता है जिसे हम आमतौर पर नहीं देख पाते।
बिल्कुल, ये आत्मचिंतन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हमारे रिश्ते सिर्फ वही नहीं होते जो दिखते हैं। इस बेहद दिलचस्प और गहरे विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। मुझे भी इस चर्चा में बहुत मजा आया। अगली बार फिर मिलेंगे नए स्रोतों और नई गहराइयों के साथ। जरूर।